तो लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हमने सेल का रिप्रेजेंटेशन देखा और सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना सीखा। इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, अब आज क्या हम करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं कि रिलेशन देखेंगे डेल्टा जी और डेल्टा ई में। मीन्स हाँ, आज हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल, तो आज हम ये रिलेशन पढ़ने वाले हैं डेल्टा जी और ईएमएफ में। ईएमएफ ऑफ सेल मतलब ई नोड ऑफ सेल या ई सेल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज़ को समझना। रिलेशन हम पढ़ेंगे डेल्टा जी और ई में। ई मतलब ईएमएफ ऑफ सेल, ई से रिप्रेजेंट करते थे। इसमें और डेल्टा जी में एक रिलेशन होता है, वो हम आज कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये समझना है कि ये डेल्टा जी हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया यहाँ पे इस चैप्टर में। मतलब डेल्टा जी हम यहाँ क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या रीज़न है डेल्टा जी इंट्रोड्यूस करने का। तो सबसे पहले तो ये है कि ईएमएफ ऑफ सेल हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ठीक है। और जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी ये होती है चेंज इन गिब्स एनर्जी। चेंज इन गिब्स एनर्जी या फिर बोल दो गिब्स एनर्जी चेंज, एक ही बात होती। डेल्टा जी क्या है? चेंज इन गिब्स एनर्जी या गिब्स एनर्जी चेंज। अब मेरा आगे का जो टॉपिक है वो ये है कि हम डेल्टा जी इस चैप्टर में हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया, आखिर क्या रीज़न है। तो इसका रीज़न हम बता रहे हैं कि डेल्टा जी इज इंट्रोड्यूस्ड टू चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल या रिएक्शन या फिर सेल। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि डेल्टा जी हमने क्यों इंट्रोड्यूस कराया इस चैप्टर में। हमने डेल्टा जी इसलिए इंट्रोड्यूस कराया है क्योंकि हमें सेल में होने वाली जो रिएक्शन है उसकी स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए डेल्टा जी हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि रिएक्शन जो सेल में हो रही है वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। मतलब स्पॉन्टेनिटी का मतलब ये होता है कि जो सेल हम बना रहे हैं उसमें जो रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होगी या नहीं होगी। ये चीज़ किससे चेक होगा? डेल्टा जी से। तो डेल्टा जी इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस हम केवल इसीलिए करा रहे हैं टू चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। वैसे डेल्टा जी तो केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मेरा डेल्टा जी का एक छोटा सा पोर्शन केवल इसलिए है कि हम स्पॉन्टेनिटी चेक करेंगे। अब कैसे ये हमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन बताता है ये हम देखेंगे मेथड, कि किस तरह से हम डेल्टा जी के थ्रू स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन चेक करेंगे। तो देखना क्या होगा कि अगर रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी तो क्या होगा कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि इट टेक्स प्लेस विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है अगर कोई, तो उसका मतलब ये होगा कि वो रिएक्शन होगी, मतलब इट टेक प्लेस, वो रिएक्शन होगी और वो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स की होगी। मतलब वो रिएक्शन खुद से होगी, किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो हम सेल बना रहे हैं उस सेल में जो रिएक्शन हो रही है रेडॉक्स रिएक्शन, वो स्पॉन्टेनियस अगर है तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन अपने आप होगी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। और दूसरे टाइप की जो रिएक्शन होती हैं वो होती हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसी होती हैं कि इट टेक प्लेस विद एक्सटर्नल फोर्स। दूसरे टाइप की रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो होती तो हैं लेकिन किसकी मदद से होती हैं? विद एक्सटर्नल फोर्स। मतलब एक्सटर्नल फोर्स के बिना वो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक तो होती है स्पॉन्टेनियस और दूसरी होती नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती हैं जो होगी और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होंगी जो एक्सटर्नल फोर्स के बिना नहीं हो सकती। मतलब इसमें तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका ये है कि अगर एक पत्थर रखा हुआ है यहाँ पर तो वो अपने आप नीचे आ सकता है? तो
इस तरह की जो प्रोसेस होती हैं जो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ तो मैं कोई फोर्स नहीं लगाने की जरूरत और फिर भी ये पत्थर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह वाली जो रिएक्शन होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती हैं। लेकिन अगर यही पत्थर नीचे है और ऊपर पहुँचाना है, तो ये खुद से तो ऊपर जाएगा नहीं, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ये ऊपर जा सकता। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं वो कौन सी कहलाती? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब केवल इतना है कि जो हम रिलेशन बताने वाले हैं डेल्टा जी और ई के बीच में, वो रिलेशन आएगा डेल्टा जी और ई के बीच में। लेकिन डेल्टा जी यहाँ हमने इंट्रोड्यूस किस लिए कराया है? डेल्टा जी हमने इसलिए इंट्रोड्यूस कराया है, हमें रिएक्शन की स्पॉन्टेनियसिटी चेक करनी है बस, कि अगर कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अब ये हम बताएंगे किस तरह से चेक किया जाता है, तो इसे नोट करो फिर उसके बाद बताएं। एक मेथड है पूरा स्पॉन्टेनिटी चेक करने का। अब हम बता रहे हैं कि मेथड टू चेक स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल सा मेथड है, 3 पॉइंट है इस मेथड में। पॉइंट पहला ये है कि डेल्टा जी, जो भी रिएक्शन तुम्हारी सेल में हो रही है, जैसे अपनी ये रिएक्शन थी Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu गिव्स Cu2 पॉजिटिव, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव, ये रिएक्शन थी अपनी। अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये चीज़ हम चेक करेंगे डेल्टा जी की मदद से, कि डेल्टा जी हमें बताती है कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसीलिए डेल्टा जी हमने इंट्रोड्यूस कराया है इस चैप्टर में, क्योंकि डेल्टा जी चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। तो अब देखो कैसे चेक करेगा डेल्टा जी। हम इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आई, कैसी आई? नेगेटिव आई। नेगेटिव आने का मतलब क्या है? डेल्टा नेगेटिव आने का मतलब क्या है? जी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे चेंज किसी चीज़ का नेगेटिव आए, जैसे किसी चीज़ का चेंज नेगेटिव आए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़े थे और मेरी स्पीड कम होती गई और 10 पे पहुंच गई। तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो नेगेटिव ही तो आएगा, 10 - 20 - 10। तो जब डिफरेंस नेगेटिव आता है किसी चीज़ का, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ डिक्रीज हो रही। तो यहाँ पर डेल्टा जी नेगेटिव आ रही, इसका मतलब क्या है? जी डिक्रीज हो रहा होगा। और हमने बताया था कि जी क्या है? जी गिब्स एनर्जी है, मीन्स एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो जब एनर्जी डिक्रीज होती है, किसी भी रिएक्शन की एनर्जी डिक्रीज होती है, ये एक फंडामेंटल रिलेशन है कि अगर एनर्जी और स्टेबिलिटी में अपोजिट रिएक्शन होता है, वो रिलेशन होता है, एनर्जी और स्टेबिलिटी में अपोजिट रिलेशन होता है कि अगर एनर्जी किसी भी चीज़ की कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो वो चीज़ यहाँ लगाओ कि जी डिक्रीज हो रही, एनर्जी डिक्रीज हो रही, यानी कि उस रिएक्शन की जिसकी डेल्टा जी नेगेटिव आ रही होगी, अगर उसकी जी नेगेटिव हो रही, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, यानी कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, वो रिएक्शन खुद से होगी, तभी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का केस ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो वो रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। और ये चीज़ समझ गया कि डेल्टा जी नेगेटिव आने पर स्पॉन्टेनियस क्यों हम बोल रहे? इसलिए बोल रहे क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव तब आएगा जब जी डिक्रीज हो रहा होगा, और जी डिक्रीज होने का मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही, तो इसीलिए हम स्पॉन्टेनियस बोल रहे। अब दूसरा केस ये है कि अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जी निश्चित इंक्रीज हो रहा होगा, और जी इंक्रीज होने का मतलब इस रिएक्शन की एनर्जी बढ़ रही होगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, मतलब वो रिएक्शन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, मतलब वो रिएक्शन नहीं होना चाहेगी। तो यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें डेल्टा जी पॉजिटिव होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब वो रिएक्शन खुद से कभी नहीं होगी। जब उन्हें स्टेबिलिटी मिल ही नहीं रही तो वो क्यों होगी रिएक्शन? ये क्यों नीचे गिर रहा था पत्थर? क्योंकि नीचे आने पर इसे स्टेबिलिटी मिल रही थी यहाँ। अब अगर ये पत्थर ऊपर जाएगा तो क्या इसे स्टेबिलिटी मिलेगी? इसकी स्टेबिलिटी घटेगी, क्योंकि इसे डर रहेगा हम एक दिन फिर नीचे गिरेंगे। लेकिन इसे कभी डर नहीं रहेगा, जो नीचे आ गया तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो जिसमें स्टेबिलिटी बढ़ती है, हाँ, तो वैसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, और जिसमें स्टेबिलिटी घटती है नॉन स्पॉन्टेनियस। ये चीज़ समझ गए? अब तीसरा केस देखना क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके रिएक्शन का डेल्टा जी 0 आएगा। कैसा? 0 आएगा। जब 0 आ जाए तो समझ लेना कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम, मतलब कि
वो रिएक्शन जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उतना ही रिवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो मतलब डेल्टा जी अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। ये तीन कंडीशन अब हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है तो हमें डेल्टा जी को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, और डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो वो रिएक्शन होगी, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन होगी लेकिन विद एक्सटर्नल फोर्स के ही होगी, और डेल्टा जी अगर जीरो है तो वो रिएक्शन रुक गई, वो कभी नहीं होगी। ठीक है, नोट करो इसे। अब इतना बताने के बाद रिलेशन पे आ रहे हैं कि किस तरह से डेल्टा जी निकलेगा। तो जो रिलेशन है वो डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है, रट लेना है। रिलेशन का डेरिवेशन नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, बस तुम्हें सीधा सा याद करना है। एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला ये है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। ये है इतना सा रिलेशन। डेल्टा जी और ई में जो रिलेशन हम बता रहे थे वो ये है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल मतलब पोटेंशियल ऑफ सेल। अब यहां पे जो ये एन है, ये पता क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन। जो आपकी रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाली या रिडक्शन हाफ सेल वाली या रेडॉक्स, इन तीनों में तुमने देखा होगा इलेक्ट्रॉन्स जरूर दिखते हैं। ठीक है, तो वही है जी एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में दिखेंगे, रिडक्शन हाफ सेल में भी दिखेंगे, लेकिन रेडॉक्स में नहीं दिखते थे। तो वो कैसे पहचानोगे? वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल जो करते थे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल किए थे वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो तीनों टाइप की रिएक्शंस में एन की वैल्यू तुम्हें पता चलेगी। एफ क्या है? एक नई चीज आ गई आज। ठीक है, एफ यहाँ पे एक तुम अपने जीवन में पहली बार अब ये पढ़ने वाले हो। एफ फोर्स नहीं है, ये एफ है यहाँ पे फैराडे। एफ है फैराडे। फैराडे क्या होता है? फैराडे होता है यूनिट ऑफ चार्ज। फैराडे क्या है? यूनिट ऑफ। अभी तक तुमने यूनिट ऑफ चार्ज कितनी पढ़ी थी? अभी तक तुम्हें कौन सी चार्ज की यूनिट पता थी? क्या पता थी? कैपेसिटर यूनिट होती तो मतलब कूलाम थी, एक ही पढ़ी थी अभी तक चार्ज की यूनिट। अब जो दूसरी पढ़ ली आज तुमने कि फैराडे, ये दूसरी यूनिट है किसकी? चार्ज की। अब सुनो, फैराडे और कूलाम में रिलेशन क्या है ये समझना। कि अगर जैसे तुम्हें कूलाम में चार्ज दे दिया जाए और तुमसे कहा जाए कि फैराडे में से कन्वर्ट करो, तो एक रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए रिलेशन पता, हाँ, तो यहाँ पे फैराडे और कूलाम में भी रिलेशन है। तो क्या होता है कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500। याद कर लो वैल्यू 96500 कूलाम कि एक फैराडे में 96500 कूलाम होते हैं। तो ये एक रिलेशन आ गया आज से आपके पास फैराडे और कूलाम में। आज से तुमने यूनिट ऑफ चार्ज दूसरी पढ़ ली है, इससे पहले नहीं पढ़ी थी, कूलाम पढ़ी थी। अब ऐसे सेंटीमीटर जो है यूनिट किसकी है? लेंथ की है, लेकिन एक वो छोटी यूनिट है। मतलब अगर छोटी हमें लेंथ दिखानी है तो हम सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। जैसे इसकी अगर हमें लेंथ नापनी है तो वो हम सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करेंगे। और एक बड़ी यूनिट भी है लेंथ की, वो है किलोमीटर। अब हम ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि ये मार्कर पॉइंट 11 किलोमीटर का है, कहेंगे तो हम यही कि 15 सेंटीमीटर का है। तो ऐसे ही कूलाम जो है छोटी यूनिट है और फैराडे एक बड़ी यूनिट है। एक फैराडे में 96,500 कूलाम है, तो फैराडे बड़ा हुआ ना। ये चीज समझे, इस यूनिट का जो बेसिक फंडा। मतलब अब हम फैराडे बड़ी यूनिट ऑफ चार्ज का यूज करेंगे। ठीक है, कि ये जो कूलाम है 96,500 कूलाम, ये चार्ज जो है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता? 1.602 इंटू 10⁻⁻19, और 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम ये बात कहें कि 1 मोल में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज होगा, अगर हम कैलकुलेट करें कि 1 मोल ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो किसके बराबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका चार्ज, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है। तो इससे हमने क्या निकाल लिया, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज यहाँ से निकल आएगा। तो जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो यही आता है 96500 कूलम। तो ये जो चार्ज है 96500, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 6.022, यानी कि कहें अगर हम अपने देसी भाषा में तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका चार्ज है ये 96500, 96,000। तो ये चीज आप समझे क्या है, 96,500 क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। इसी को हमने क्या बोल दिया, 1 फैराडे। मतलब इतना लंबा अगर हम बोलें कि 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, इतना लंबा बोलने की जगह हम केवल इतना सा बोल रहे हैं कि 1 फैराडे चार्ज, तो वो बात एक ही है। ठीक है, जैसे हम ये बोल देते हैं, जैसे 12 थिंग्स का कोई कलेक्शन है तो इसे हम शॉर्ट में 1 डजन बोल देते। 12 थिंग्स का कोई अगर कलेक्शन है तो इसे हम 1 डजन बोलते शॉर्ट में। वही चीज है यहाँ पे कि 96,500 कूलम चार्ज को हम सीधा क्या बोल देते, 1 फैराडे चार्ज। ये चीज समझ गए। तो यहाँ पे रिलेशन ये है कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, ये EMF है सेल का, और एफ है फैराडे, इसकी वैल्यू फिक्स है 96500। एन तुम्हें रिएक्शन में पता चल जाएगा और तुम उसके इन तीनों का यूज करके डेल्टा जी निकाल लोगे। तो डेल्टा जी निकालने का तरीका पता चल गया। अब इसका एक क्वेश्चन कराएंगे, ये नोट कर लो। अब इसके आगे देखो, अगर हमारी सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, इफ द सेल इज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो इस बार अपना डेल्टा जी नोड में चेंज हो जाएगा, डेल्टा जी में नोड लग जाएगा। इसका मतलब ये जो डेल्टा जी है गिब्स एनर्जी, ये भी स्टैंडर्ड पे है। तो जो रिलेशन आएगा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोड ऑफ सेल, तो अगर यहाँ पे नोड लगा तो यहाँ भी नोड लग जाएगा। यानी कि अगर हमें स्टैंडर्ड डेल्टा जी निकालना है तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल पता होना चाहिए, और बाकी सब कुछ वही रहेगा। ये समझे। तो दो चीजें आ गई, डेल्टा जी और डेल्टा जी नोड। इसका मतलब समझते हो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो है डेल्टा जी, ये है नॉर्मल कंडीशन पर, ये गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है नॉर्मल कंडीशन पर, और ये है डेल्टा जी नोड, ये गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन है स्टैंडर्ड कंडीशन पर। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, 1 atm प्रेशर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कंसंट्रेशन 1 मोलार। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। अच्छा, एक चीज तुम्हें बताएं, डेल्टा जी और डेल्टा जी नोड में क्या रिलेशन है। इनमें भी एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन देखो क्या होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नोड प्लस 2.303 RT log बेस 10 क्यू है यहाँ पे रिएक्शन, क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, भूल गए क्या। तो क्यू है यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट, आर गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, टी क्या है टेम्परेचर, और डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिब्स एनर्जी चेंज, और ये है नॉर्मल कंडीशन पे। तो अगर तुम्हारे पास डेल्टा जी है और तुम्हें डेल्टा जी नॉट की जरूरत है तो तुम इस रिलेशन से निकाल सकते हो। ये इक्विलिब्रियम का पार्ट है, बता दिया यहाँ पे, तो इसे नोट कर लो। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन कराएं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे कोई रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है A+2 इलेक्ट्रॉन्स में, और इसके लिए जो ई है EMF ऑफ सेल वो आपको दिया गया है 2 वोल्ट। ठीक है, और इसमें तुम्हें डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है कि डेल्टा जी हमें निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला बताया, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। ठीक है, यही तो होता है रिलेशन। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, हमने बोला था एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में एन कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2 हैं, तो एन की वैल्यू 2। एफ हमारे पास 96500 और EMF ऑफ सेल तुम्हें दे दिया गया है 2 वोल्ट। ये तीनों वैल्यूज अगर उठा के हम यहाँ रख दें तो डेल्टा जी आ जाएगा -2 इंटू 96500 इंटू 2। तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट और देखो, फैराडे है 96,500, इसकी यूनिट क्या थी, कूलाम, और EMF ऑफ सेल इसकी यूनिट है वोल्ट, और वोल्ट और कूलाम का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है जूल। क्या होता है, जूल।
ठीक है सर 386000। हाँ, तो डेल्टा जी आपका नेगेटिव में आएगा और जूल इसकी यूनिट होगी, दीजिए आंसर। क्योंकि ये जो डेल्टा जी है वो एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, तो ये नेगेटिव में आएगा। अच्छा, आप क्या इस डेल्टा जी को देख के बता सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि डेल्टा जी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव का केस हमने बताया था स्पॉन्टेनियस, मतलब ये रिएक्शन अपने आप होगी, यानी कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है ये पॉइंट? तो आज हमने केवल इतना बताया कि डेल्टा जी और ई में रिलेशन क्या है, और दूसरी चीज हमने ये बताई कि डेल्टा जी हमने इस चैप्टर में इन्वॉल्व क्यों किया, क्यों इंट्रोड्यूस हमने कराया, टू चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ये जो दो बातें हमने केवल आज बताई, दोनों बातें क्लियर हुई? चलो इसे नोट करो, फिर उसके बाद तीसरी। चलो देखो, अब अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा जी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हमें ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है, आगे का जो चैप्टर है उसका ये बेस है न्यूमेरिकल में, ताकि कोई डाउट ना हो। तो ये कुछ बातें हैं, इन्हें ध्यान में रखना हमेशा के लिए, इनसे बहुत तुम्हें हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल्स और चैप्टर को समझने में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेल्टा जी में जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है, डेल्टा जी के बारे में अब तुम्हें हम बता रहे कि डेल्टा जी किस तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई रिएक्शन है ए से कन्वर्ट हो रही है +2 और +2 इलेक्ट्रॉन, और अगर इसके लिए डेल्टा जी हम डिफाइन करें +x, इसके लिए अगर हम इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी डिफाइन करें +x, तो अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, मींस A +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके A अगर बना रहा है, तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो -x हो जाएगी। मींस अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो इन्वर्स हो जाएगी, एडिटिव इन्वर्स, मतलब ये +x थी तो इधर क्या हो जाएगी -x। ये एक प्रॉपर्टी होती है डेल्टा जी की, मतलब डेल्टा जी इस तरह से अपना बिहेवियर शो करता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डेल्टा जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ये नया वर्ड आया है, तुम्हारे लिए नया होगा, लेकिन ये 11th में सब पढ़ के आए हैं थर्मोडायनेमिक्स में। हाँ, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है पहले ये समझो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो मास पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं? विच डिपेंड्स अपॉन मास, विच डिपेंड्स ऑन मास। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मास की जगह हम मोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोल और मास लगभग एक ही बात है, क्योंकि मोल से तो मास निकाल सकते हैं, मास से मोल निकाल सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास या मोल पर डिपेंड करती हैं उन्हें हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो डेल्टा जी है वो किस टाइप की प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि डेल्टा जी भी मास या मोल पर डिपेंड करेगी। इस चीज को हम प्रूव कर रहे हैं, कैसे करेगी देखना एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अगर कोई रिएक्शन है ए कन्वर्ट हो रहा है A +2 इलेक्ट्रॉन्स में, और इसके लिए अगर हम डेल्टा जी डिफाइन करें तो वो है x +x। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? +x। अब अगर हम इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी रिएक्शन में, तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? 2x। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x, यानी कि ये मास पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा इसका मास लोगे A का, उतनी ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें A में, तो Na +2 n इलेक्ट्रॉन, तो फिर डेल्टा जी भी इसके लिए क्या हो जाएगा? +nx। तो इसीलिए डेल्टा जी कैसा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नोट किया? अब तीसरी प्रॉपर्टी देखो। तीसरी प्रॉपर्टी है जो हमारे पास डेल्टा जी की, वो ये है कि डेल्टा जी इज एडिटिव। डेल्टा जी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब जो डेल्टा जी है वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसे एग्जांपल से समझें। जैसे कोई रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है A +2 इलेक्ट्रॉन में, और इसके लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो है अगर x1, ठीक है, +x1। और दूसरी रिएक्शन है ए, उसमें A+ कन्वर्ट हो रहा है A +3 में प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए अगर हम डेल्टा जी माने
तो वो है प्लस x2। तो अगर हम इस ओवरऑल रिएक्शन को कैलकुलेट करें, मतलब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करें, पहली रिएक्शन दूसरी रिएक्शन, दोनों रिएक्शन के लिए अलग अलग डेल्टा जी है। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करें तो देखना ऐड करने पे क्या होगा, ऐड करने पे क्या होगा कि ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस एक्स था, ठीक है, ए प्लस एक्स प्लस, अरे प्लस 1 है या प्लस लिख दें, तो क्या होगा जब हम इन रिएक्शन को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधा, तो ए कन्वर्ट होगा ए प्लस 3 में, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए अगर हम डेल्टा जी निकालें तो अगर हमने रिएक्शन सीधी सीधी जोड़ी है तो डेल्टा जी भी सीधा सीधा जुड़ जाएगा, मतलब डेल्टा जी एडिटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। एडिटिव का मतलब एडिशन होना डायरेक्ट। तो अगर डेल्टा जी पहली रिएक्शन के लिए प्लस x1 था, दूसरी रिएक्शन के लिए प्लस x2 था, अगर हमने दोनों रिएक्शन ऐड किए हैं तो डेल्टा जी भी ऐड हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा जी इस रिएक्शन के लिए अपने आप होगा x1 प्लस x2। तो डेल्टा जी इस तरह से प्रॉपर्टी शो करता है। ये तीन मेन प्रॉपर्टी थी डेल्टा जी की, तीनों समझे। पहली थी रिवर्स होने पर रिवर्स हो जाता, दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और तीसरी एडिटिव प्रॉपर्टी है।